Hello students, in this video we will cover chapter 4, that is issue management with respect to important terms. तो एंटायर इशू मैनेजमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, कुछ जार्गन्स हैं, टेक्निकल जार्गन्स हैं, जरा उनको भी समझ लेते हैं. तो फर्स्ट इज आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोलते हैं, और ये हमने बहुत बार डिस्कस करा है प्रीवियस चैप्टर्स में. आईपीओ क्या होता है? जब कोई अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है या फिर अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है. सो अनलिस्टेड कंपनी, जो ऐसी कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, वो पहली बार फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा रेज करती है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक. इनिशियल माने पहली बार, पब्लिक माने जनता, और ऑफर माने सेल किया. तो पहली बार जब जनता को अपने शेयर सेल करे उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर. So when an unlisted company makes either a fresh issue of securities and an offer for sale of its existing securities or both for the first time to the public, it is termed as an IPO. ठीक है. This paves the way for the listing and trading of the issue security. Listing का मतलब क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज के मैकेनिज्म से वो बाय और सेल उसमें अलाउ हो जाता है. कोई भी आके बाय कर सकता है, कोई भी आके उसमें सेल कर सकता है. देन फर्दर पब्लिक ऑफर देखिए, आईपीओ होता है जब कंपनी पहली बार ऑफर देती है. अब पहली बार के बाद कभी भी दोबारा ऑफर देगी तो उसको हम फर्दर पब्लिक ऑफर बोलेंगे, चाहे दोबारा, तिबारा या चौबारा जब भी करेगी तो उसको फर्दर पब्लिक ऑफर भी बोला जाता है और फॉलो ऑन भी बोला जाता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. तो ये ऑलरेडी लिस्टेड होती है बाजार में और वो दोबारा जनता से पैसे जुटाती है ताकि एक्सपेंशन कर सके या फिर डेट की रीपेमेंट कर सके. सो इट इज व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक्स ईदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब नई सिक्योरिटीज लॉन्च करे, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कोई एग्जिस्टिंग बड़ा शेयर होल्डर है वो अपने शेयर बेच दे जनता के अंदर. और जनरली कौन होता है? प्रमोटर. ये प्रमोटर होता है. फॉर और एन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक और बोथ थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर. ठीक है. अब नेट ऑफर टू पब्लिक, किसी भी पब्लिक ऑफर में, चाहे वो आईपीओ एफपीओ, उसके अंदर कुछ पार्ट पब्लिक के लिए यानी आम जनता के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं नेट ऑफर टू पब्लिक. ठीक है. तो पब्लिक ऑफर का वो हिस्सा, वो पार्ट जो इंडिविजुअल्स को ऑफर किया जाता है उसको बोलते हैं नेट ऑफर टू पब्लिक. नेट ऑफर्स टू पब्लिक मीन्स एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू द पब्लिक बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्वेशन मेड फॉर सर्टेन इन्वेस्टर कैटेगरी. जैसे इसके अंदर आ जाएगा क्यूआईबीज आ गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर आ गया, एम्प्लॉयज आ गया, या फिर एचएनआईज आ गए. तो वो जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको छोड़ के जितना भी ऑफर का साइज होता है वो नेट ऑफर टू पब्लिक बोला जाता है. देन कम्स द राइट इशू. देखिए, राइट इशू वो होता है जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दोबारा शेयर इशू कर देती है डिस्काउंट पे. ठीक है. और ये अभी आप देखोगे तो रिलायंस ने हाल ही 2020 के अंदर रिलायंस ने राइट इशू दिए थे, फिर उसके बाद भारतीय एयरटेल ने दिए थे, भारतीय एयरटेल के भी राइट इशू है. तो राइट इशू मीन्स एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द इशूर एज ऑन द रिकॉर्ड डेट. तो मान के चलिए कि कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए कंपनी को जुटाने थे, उसने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करे लेकिन डिस्काउंट पे. तो मान के चलिए अगर उनका शेयर 800 रुपये का चल रहा है तो उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये 650 रुपये के भाव पे दे दिया. ठीक है. 650 रुपये के भाव पे दे दिया और उन्होंने बोला कि मान के चलिए 30 जनवरी तक जो भी कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो भी कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर रहेगा, उसको ये राइट इशू खरीदने का अधिकार मिलेगा, राइट मिलेगा. ठीक है. Such issues are also granted exemption from requirements such as filing of draft offer document. तो कंपनीज को ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट नहीं करना, सेबी के साथ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पहले रजिस्टर कराना पड़ता है बिफोर लॉन्चिंग एनी इशू. तो राइट इशू के केस के अंदर ड्राफ्ट ऑफर नहीं देना होता है. क्यों? क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी मार्केट के अंदर जानती पहचानती हुई कंपनी होती है, इन्वेस्टर्स को पता होता है इस कंपनी के बारे में, इसलिए ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है. ठीक है. और प्लस ये डिस्काउंट पे होता है, जो भी एग्जिस्टिंग करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है शेयर का उससे डिस्काउंट पे आता है राइट इशू. हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको खरीदेंगे, नहीं तो उसको खरीदने का क्या फायदा है, फिर तो हम बाजार से ले लेंगे. देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, जब शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अलॉट होते हैं या फिर उनके साथ प्राइवेट प्लेसमेंट पे रखे जाते हैं तो उसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोले जाते हैं. तो मेन चीज इसमें समझने वाली ये है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से होते हैं, मतलब what constitutes qualified institutional buyer, उसको समझना जरूरी है. So यहाँ पे क्या लिखा? When a listed issuer issues equity shares or convertible securities to qualified institutional buyer, it is called as QIP. तो अब qualified institutional buyers में क्या क्या आते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए, इंडिविजुअल को छोड़ के. ठीक है.
उसका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए जैसे IDFC हो गया, IFCI हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। मल्टीलेटरल और बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मल्टीलेटरल का मतलब बहुराज्य, बायलेटरल का मतलब द्विराज्य। जैसे मल्टीलेटरल के अंदर कैसा आएगा, मल्टीलेटरल में हो गया वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया के अंदर है, IMF आ गया, IFC वॉशिंगटन आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया। बायलेटरल में क्या आएगा, इंडो नेपाल बैंक आ गया जैसे इंडो चाइना बैंक, इंडोसिनो बैंक। फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसे हो गया सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC हो गया, प्रोविडेंट फंड जिसका कॉर्पस 25 करोड़ से ज़्यादा हो, पेंशन फंड जिसका कॉर्पस 25 करोड़ से ज़्यादा हो। फिर NIF नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय द आर्मी नेवी वालों के हो गए। फिर इंश्योरेंस फंड सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वाले या फिर कोई भी NBFC कंपनीज। ठीक है, तो ये सारे QIBs की फॉर्म में आते हैं। अगेन देन प्रेफरेंशियल इशू इज अगेन जब सिक्योरिटीज एक पर्टिकुलर सेट ऑफ या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को दी जाती है। पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल का मतलब इसके अंदर इंडिविजुअल्स भी और नॉन इंडिविजुअल्स दोनों इंक्लूड होते हैं। तो प्रेफरेंशियल इशू मीन्स एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड कंपनी टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, यस ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ठीक है, तो ये भी प्राइवेटली प्लेस होता है। इसके अंदर पब्लिक में लॉन्च नहीं होता है बहुत बड़े उसमें, और इसमें होता क्या है, पहले से ही स्पेसिफाइड नंबर्स होते हैं। जैसे मान के चलिए कि ग्रुप ऑफ 10 पीपल है, तो उन 10 लोगों को ही अलॉटमेंट करी जाती है और उन्हीं 10 लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है। फिर उनसे पैसा लेकर उनको शेयर अलॉट कर दिया जाता है। ऑफर फॉर सेल थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखिए ऑफर फॉर सेल क्या है, मान के चलिए एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी थी, इसका एक प्रमोटर था, प्रमोटर A। ठीक है, अब प्रमोटर A के पास कंपनी के 25% शेयर थे और इसमें मान के चलिए उसके पास 2.5 करोड़ शेयर थे। तो उसने क्या कहा कि मैं कंपनी से एग्जिट लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे शेयर पब्लिक खरीद ले, मेरे शेयर ये डायरेक्ट पब्लिक खरीद ले। तो जब ये शेयर पब्लिक को अलॉट करता है, जब कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट करेगी अगेंस्ट प्रमोटर A, तो वो क्या कहलाया जाएगा, ऑफर फॉर सेल। तो जब कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इंडिविजुअल शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच देता है, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट जो भी है अपने शेयर्स पब्लिक को बेचता है, तो उसको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल। तो in order to facilitate promoter to dilute or offload their holding in a transparent manner, SEBI has allowed the offer for sale of shares by promoters of such companies through separate window provided by the stock exchange, है ना। तो ऐसे भी IPO और FPO के थ्रू ऐसे भी पैसा लेकर आया जाता है हमारे कंपनीज के अंदर। देन कम्स द ऑफर डॉक्यूमेंट। देखिए ऑफर डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कंपनीज अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करती है। अब मान के चलिए अगर कंपनी 5,000 करोड़ का IPO लेकर आ रही है और अपने इन्वेस्टर्स को बता रही है कि हमें 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो बदले में इन्वेस्टर्स कुछ इन्फॉर्मेशन तो चाहेगा कि भैया आपका क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप अभी तक आपने क्या किया है, आपका क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, आपके पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या थी, आपके फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्शंस क्या हैं, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और आपके आगे के बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और कैसे आप न्यू सेगमेंट को लॉन्च करोगे, आपकी R&D डिवीजन क्या है। तो वो सारी चीज़ें, वही सारी एक्सप्लेनेशन उन्हें एक डॉक्यूमेंट में देनी पड़ती है जिसको बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। और ऑफर डॉक्यूमेंट में वो जनता को ये बताते हैं कि कितना पैसा रेस करेंगे, यानी अमाउंट ऑफ मनी टू बी रेस एंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स भी बताते हैं इसके अंदर। तो अब क्या कह रहा है ये, तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के साथ फाइल करती है। कौन बनाता, कौन है ऑफर डॉक्यूमेंट, अगेन मर्चेंट बैंकर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्चेंट बैंकर टू ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वो होता है जो सेबी को फाइल किया जाता है इनिशियल डेज में, जब मर्चेंट बैंकर ड्रॉ करता है, ऑफर डॉक्यूमेंट ड्रॉ करता है, तो प्रिपेयर करने के बाद वो सेबी को फाइल करता है ताकि सेबी से वो रिमार्क ले सके कि सेबी इसको या तो ग्रीन फ्लैग देगा या फिर रेड सिग्नल देगा। तो जब ये रेड सिग्नल देगा तो सेबी रेड सिग्नल देता है, तो उसको करेक्ट करना पड़ता है। फिर एक करेक्ट करने के बाद फिर ROC के पास फाइल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। और ऑफर डॉक्यूमेंट का कोई एब्रिज्ड पार्ट, मतलब छोटा सा हिस्सा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जो जनता को दिया जाता है। अब पढ़ते हैं एक बारी। An offer document is a document that contains all the relevant information about the company, promoters, projects, financial details, object of raising the money, है ना। Offer document is called as red herring prospectus in case of a public issue or offer sale, and a letter of offer in case of right issue। ठीक है, अब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट मतलब जो फाइनलाइज नहीं हुआ है, इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी
फॉर स्पेसिफाइंग चेंजेस, है ना। तो या तो वो रेड फ्लैग देगा या ग्रीन फ्लैग देगा। अगर वो ग्रीन फ्लैग देता है वो तो फिर वो आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और अगर वो रेड फ्लैग देता है तो चेंजेस करने के बाद फिर उसको दिया जाएगा। एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन केस ऑफ बुक बिल्ट इशू। It contains all the relevant details except that the price and number of shares being offered. It is filed with ROC before the issue opens, है ना। तो जब सेबी उसको ग्रीन फ्लैग देता है तो वो उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोल देते हैं, जो कि वो आरओसी के साथ फाइल करता है, ध्यान रखना। देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस को एक बारी हम सेपरेट स्लाइड से समझते हैं। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, बुक बिल्डिंग भी एक आईपीओ का ही प्रोसेस है। आईपीओ के इशू प्राइस को डिटरमाइन करने का एक प्रोसेस है बुक बिल्डिंग। तो बुक बिल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज प्राइस डिस्कवरी मेथड, प्राइस एंड डिमांड डिस्कवरी मेथड। अब ये क्या है, इसके अंदर मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है, और जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो अपने आप पता लगाती है कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर कितने प्राइस पे खरीदे जाने चाहिए, और उस जब प्राइस सेट होता है तो प्राइस के हिसाब से फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट होने हैं उसी के हिसाब से सेट होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है ना वो जो फिगर देती है वो देती है कि अमाउंट कितना रेज करना है। तो लेट्स से कि कंपनी ने अमाउंट बताया कि कंपनी वांट्स टू रेज 5,000 करोड़ फ्रॉम पब्लिक। अब प्राइस नहीं बताएगी और नंबर ऑफ शेयर नहीं बताएगी, प्राइस और नंबर ऑफ शेयर अपने आप मार्केट फोर्सेस से पता चलता है। तो बुक बिल्डिंग में क्या होता है, एक प्राइस विंडो देते हो कि हमें 5,000 करोड़ चाहिए, और प्राइस विंडो क्या है कि 100 लेट्स से 100 रुपीज़ से लेके 120 तक दे दिया। तो ये जो प्राइस विंडो है ये मैक्सिमम 25% पे कैप पे होनी चाहिए। तो ये होता है कैप प्राइस, सॉरी ये होता है फ्लोर प्राइस, इसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और ये होता है कैप प्राइस, ये मैक्सिमम लिमिट है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस लिमिट के बीच में बिड्स लगाते हैं, है ना। देन बिड्स आर कलेक्टेड, बिड्स मंगाई जाती हैं, जिसको जितना भी पसंद होता है, जो सा प्राइस पसंद होता है, फिर वो उसके हिसाब से बिड लगाता है। लेट्स से मिस्टर ए ने बोला कि ही वॉन्ट्स 1,000 शेयर्स एट 110 रुपीज़, और ऐसे करके मार्केट फोर्सेस से फिर एक कट ऑफ प्राइस डिक्लेयर होता है, यहाँ से आ जाएगा कट ऑफ प्राइस। फिर वो इन्वेस्टर जिसने कट ऑफ प्राइस या उसके ऊपर के प्राइस पे बिड्स लगाई होती हैं उनको शेयर्स अलॉट होते हैं, और बाकी सबकी जो एप्लीकेशन होती है फिर वो कैंसिल कर दी जाती है, ठीक है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक प्राइस विंडो देते हैं, फ्लोर कैप और कैप प्राइस की, और उस विंडो के अंदर इन्वेस्टर जो हैं अपनी एप्लीकेशंस को बिड करते हैं और बिडिंग करते हैं। फिर उस हिसाब से जो भी कट ऑफ प्राइस डिक्लेयर करती है कंपनी, फिर उसके हिसाब से कट ऑफ प्राइस और उसके ऊपर प्राइस वालों को शेयर्स अलॉट होते हैं, और कट ऑफ प्राइस के नीचे वालों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए बुक पे वापस चलते हैं। तो ये सारा यहाँ पे क्या लिखा है देखिए एक बारी। द प्रोसेस एड्स प्राइस एंड डिमांड डिस्कवरी। इट इज अ मैकेनिज्म वेयर ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द बुक फॉर द ऑफर इज केप्ट ओपन बिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट वेरियस प्राइसेस, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक प्राइस बैंड दिया जाता है, और उस प्राइस बैंड की जो विड्थ होती है वो मिनिमम 105% होती है, 105%, और मैक्सिमम 120% होती है, ठीक है। अब फिक्स प्राइस इशू उसका रिवर्स होता है। फिक्स प्राइस में सिंगल प्राइस बताया जाता है, सिंगल प्राइस फॉर बिडिंग। बस आपने प्राइस बता दिया और नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए, और इन्वेस्टर्स उसी प्राइस के ऊपर उनको शेयर्स जो है अलॉट हो जाते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब देखिए डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या है कि अलग अलग इन्वेस्टर क्लास के लिए अलग अलग प्राइस पे शेयर्स अलॉट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मान के चलिए टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, तो टाटा टेक्नोलॉजीज ने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आईपीओ का प्राइस थोड़ा कम रखा। जो पब्लिक थी उसके लिए था 920 रुपीज़, और एम्प्लॉयज़ के लिए हो गया 900 रुपीज़। एम्प्लॉयज़ के लिए अलग होता है, कुछ लोग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलग रखते हैं। जैसे मुझे याद है IRCTC का आईपीओ जब आया था, तो IRCTC में रिटेल इन्वेस्टर्स को 5% का डिस्काउंट मिला था, है ना। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर क्लास होता है। When one category of investor is offered shares at a price different from other category, then it is called as differential pricing. तो रिटेल इंडिविजुअल को अलग होता है, और सबसे महंगा जो पड़ता है वो पड़ता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जिनको एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं, उनको बहुत महंगा पड़ता है। देन फास्ट ट्रैक इशू वो होता है जहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के साथ फाइल नहीं करना पड़ता। तो ऑफर डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि डेटा कंपाइलेशन होती है, फिर उसके प्रेजेंट करने में भी टाइम लगता है। तो जब हमें सेबी के साथ ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करना पड़ता है तो उसको हम फास्ट ट्रैक इशू बोलते हैं। इन ऑर्डर टू अनेबल वेल स्टैब्लिश एंड कंप्लायंट लिस्टेड कंपनीज, तो जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनके लिए है ये फास्ट ट्रैक इशू। मान के चलिए जैसे HDFC बैंक हो गया या रिलायंस हो गया, जो
ऑलरेडी बहुत established कंपनी है। तो such companies are proceed with FPO's right issue by filing a copy of red herring prospectus or prospectus with ROC or the letter of offer with the designated stock exchange, SEBI and stock exchanges। ठीक है, तो कोई ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं देना है, केवल रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस बताओ कि पैसा हमें किस लिए चाहिए, ROC के साथ फाइल करो और सीधा आपका इशू जो है लॉन्च हो जाएगा। देन ग्रीन शू ऑप्शन अगेन एक मैकेनिज्म है, स्टॉक स्टेबलाइजिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म है, इसको भी हम एक स्लाइड के थ्रू समझते हैं। ग्रीन शू ऑप्शन को प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म भी बोला जाता है। तो और ये होता कब है, इसको समझना जरूरी है। लेकिन ये प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म आईपीओ के टाइम पे होता है, ओनली एट द टाइम ऑफ आईपीओ। और ऐसा क्यों होता है, जनरली क्या किया जाता है, जब आईपीओ लॉन्च होता है और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आईपीओ लिस्ट भी हो जाता है, तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुक करके उसको जो है शेयर्स को बेचना स्टार्ट करते हैं और जिससे मार्केट में शेयर का दाम जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो मान के चलिए कि एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड का आईपीओ प्राइस था 300 रुपीज़, है ना, और लिस्टिंग के बाद जिस दिन वो लिस्ट हुई उसी दिन फर्स्ट डे को ही मान के चलिए वो 20% क्रैश करके 240 पे आ गया। तो वो ये जो 60 पॉइंट का क्रैश आया, उस क्रैश से बचने के लिए ग्रीन शू ऑप्शन का ऑप्शन देती है एक सेबी, और जिसको प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। और इससे क्या होता है, अब इस केस में क्या होता है, जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर अपने हिस्सेदारी के शेयर्स मर्चेंट बैंकर या प्राइस स्टेबलाइजिंग एजेंट को दे देते हैं, एजेंट को अलॉट कर देते हैं, एजेंट अलॉट 15% शेयर्स, है ना। तो अब वो क्या करेंगे, 15% शेयर जो एक्स्ट्रा अलॉट हुए हैं पब्लिक को अलॉट होते हैं 15% शेयर एक्स्ट्रा। अब जैसे ही शेयर के प्राइस गिरते हैं, मान के चलिए वो शेयर फर्स्ट डे को 240 रुपीज़ का आ गया, तो जो ग्रीन स्टेबलाइजिंग एजेंट है, ग्रीन शू एजेंट है, वो क्या करेगा, कंपनी के शेयर मार्केट से परचेज कर लेगा, मार्केट परचेज, ठीक है। उसका काम ये होता है प्राइस को मेंटेन करके रखना और प्राइस को एक एवरेज के नीचे ना जाने देना, वो ग्रीन शू ऑप्शन है। दोबारा पढ़ते हैं एक बारी। अब इस केस में क्या होता है, ग्रीन शू ऑप्शन में क्या होता है, जिस आईपीओ के अंदर प्रमोटर अपनी एक्सेस होल्डिंग को सेल ऑफ करता है, अपने हिस्से की शेयर को सेल कर देता है पब्लिक को, तो उसके थ्रू क्या आएगा, प्रमोटर को पैसा आ जाएगा, प्रमोटर विल गेट द मनी। अब वो प्रमोटर जो है स्टेबलाइजिंग एजेंट को वो दे देगा पैसे, स्टेबलाइजिंग एजेंट को पैसे देगा मनी, और स्टेबलाइजिंग एजेंट उस पैसे का क्या करेगा, उस पैसे से वो जब भी शेयर के दाम गिरेंगे वहां से मार्केट से डिमांड क्रिएट करनी स्टार्ट कर देगा। अब जब वो डिमांड और शेयर खरीदेगा तो प्राइस अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, और ऐसे ऐसे करके जितने शेयर प्रमोटर ने बेचे थे पब्लिक को, वो ही शेयर उसको खरीद के वो वापस दे देगा, ठीक है, परचेज फ्रॉम मार्केट। तो ये सारा ग्रीन शू ऑप्शन में होता है। अब चलते हैं नोट्स पे। तो क्या कह रहा है, ग्रीन शू ऑप्शन इज अ प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म इन विच शेयर्स आर इशूड मोर देन द इशू साइज। अब जो मोर देन द इशू साइज में क्या है, प्रमोटर अपनी जेब में से वो शेयर दे देता है, मैक्सिमम 15% वो शेयर दे सकता है। फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, एन इशू विद द ग्रीन शू ऑप्शन प्रोवाइड्स मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शेयर्स एंड ऑल्सो दैट पोस्ट लिस्टिंग प्राइस में शो रिलेटिवली मोर स्टेबिलिटी। मतलब जब लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद शेयर के दाम नीचे नहीं गिरेंगे, इस बात की श्योरिटी आती है ग्रीन शू ऑप्शन के साथ। तो हमेशा उन्हीं आईपीओ में पैसा लगाइए जहां पे ग्रीन शू ऑप्शन का भी फैसिलिटी दी हुई हो। The specified security is bought from the market and credited to the special account with the depository participant, which shall be returned to the promoter or pre-issue shareholder immediately in case not later than 2 working days after the end of the stabilizing period. और stabilizing period maximum कितना बताया, 30 days का, maximum 30 days after the IPO get listed on the stock exchange आप stabilizing period रख सकते हो, और stabilizing period के 2 दिनों बाद वो प्रमोटर को इन्होंने शेयर वापस करने पड़ेंगे, stabilizing agent मार्केट से खरीद के प्रमोटर को शेयर वापस कर देगा। चलिए, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।